आज की डीसीवी सीरीज़ का 4th क्वेश्चन ले रहा हूं और ये ऑप्टिक्स का है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक शेप के आधार पे कहा जाए तो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसमें 3 मीडियम अलग अलग लिए गए हैं। μ1 लिया गया इसके लेफ्ट साइड का, फिर मीडियम का जो है वो μ2 लिया गया और दूसरी तरफ का जो मीडियम है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया गया μ3। क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस सो दैट द लेंस बिकम डाइवर्जिंग। वैसे तो देखा जाए आपको मालूम है कि कॉन्वेक्स लेंस अगर लिया जाए तो ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, लेकिन ये चाहते हैं कि इसका जो नेचर हो जाए वो कैसा हो जाए, डाइवर्जिंग, डाइवर्ज करे। तो आप कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों तरफ की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम मान के चलना है आपको और इसके बाद इसको डाइवर्जिंग बनाने के लिए काम करना है। बहुत सिंपल सा तरीका है। आप एक काम ही करिए, डाइवर्जिंग का मतलब क्या है? डाइवर्जिंग का मतलब है कि अगर मैंने इसमें पैरेलल रेज इंसर्ट कराई, ऐसे पैरेलल रेज इसमें जाती है, इंसिडेंट होती हैं, तो टकराने के बाद इनको फैलना है, तो टकराने के बाद फैलना है। अगर ये नॉर्मल कंडीशन रही होती कि इधर μ1 था उधर भी μ1 रहता, यानी एयर और इधर भी एयर रख दिया, ये बीच वाली ग्लास का होता, तो अगर ये ऐसे जाती तो टकराने के बाद इसको कन्वर्ज करना चाहिए था। हम चाहते हैं टकराने के बाद ये डाइवर्ज करे। कितना डाइवर्ज करे इससे मतलब नहीं है, बस डाइवर्ज कराना है। आप क्या करिए कि पैरेलल रेज इंसर्ट कराइए इसमें और आप इसकी 2 अलग अलग सरफेसेस लेंगे। आपको याद होगा एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं सिंगल स्फेरिकल सरफेस वाला, जब वहां पे रिफ्रैक्शन कराया जाता है तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। कि सिंगल स्फेरिकल सरफेस से अगर आप रिफ्रैक्शन करा रहे हैं तो उसमें इमेज की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको लेकर के जो रिजल्ट आता है वो ये होता है। वही काम करिए, इंसिडेंट रे ले लीजिए आप पैरेलल, और फाइनल जो इमेज बनेगी वो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि उसकी इमेज पीछे की तरफ बने, यानी v की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, फाइनल v की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक, तो उसी पे काम करते हैं। तो आप पहली सरफेस पे लीजिए, फर्स्ट सरफेस पे आप ले लीजिए, इंसिडेंट रे आई, टकराई फर्स्ट सरफेस से, और चूंकि हम ऑब्जेक्ट मतलब रेज हम पैरेलल लेके चल रहे हैं तो इसलिए हम क्या मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो उस केस में आप लेंगे μ2, आपको पता है सेकेंड मीडियम होता है, तो यहाँ पे μ2 ही रहेगा, μ2 अपॉन v, और इसको मैं v1 लिख देता हूँ, यानी कि जो फर्स्ट इंटरमीडिएट इमेज बन रही है, माइनस μ1 अपॉन u हो गया आपका इंफिनिटी पे, और इट इज़ इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। और इसका चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे पड़ेगा इसलिए r को हम प्लस साइन के साथ रखेंगे। ठीक, ये 1 एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी बिकम्स 0। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलेगा, μ2 अपॉन v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आप आ जाइए कि सेकेंड सरफेस आ गई। सेकेंड सरफेस पे अगर आप देखें तो ये आपका फर्स्ट मीडियम हो जाएगा, सेकेंड मीडियम हो जाएगा आपका μ3। ओके, अच्छा, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ेगा वो इस तरफ पड़ेगा, इसलिए इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को माइनस साइन के साथ रखना पड़ेगा। रेडियस है उतनी ही लेकिन साइन पलट जाएगा, माइनस साइन के साथ रखेंगे। तो सेकेंड रिफ्रैक्शन जब हम लेंगे तो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए फिर से फॉर्मूला वही वाला यूज करेंगे। तो देखिए सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी आपकी μ3 अपॉन v। ये जो फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज आएगी हम अब वो लिख रहे हैं हम लोग, तो μ3 अपॉन v माइनस, अब μ1 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, μ2, तो μ2 अपॉन u का मतलब जो इंटरमीडिएट इमेज बनी, यानी कि उसकी पोजीशन हम लोग ने लिखी थी v1। ठीक, इट इज इक्वल टू, अब लिखा जाता है क्या, μ2 माइनस μ1 लिखा जाता है, लेकिन सेकेंड मीडियम है आपका क्या, μ3, तो लिखेंगे हम लोग μ3 माइनस μ2 अपॉन, जो r लिखना है r लिखेंगे हम माइनस साइन के साथ, तो माइनस ऑफ r लिख देंगे। अब देखिए μ2 अपॉन v1 ये हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में पहले ही ऑब्टेन कर रखा है, तो इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए। सो यू विल गेट द इक्वेशन μ3 अपॉन v माइनस μ2 माइनस μ1 अपॉन r, इट इज इक्वल टू μ3 माइनस μ2 अपॉन, ये माइनस इधर ले लेते हैं और r ऐसे कर देते हैं। इस चीज़ को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए जरा, देखिए क्या हो जाएगा। तो हमें यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी, विल गेट μ3 अपॉन v इज इक्वल टू, इसको जब उधर ले लेंगे और r दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन है, तो डिनोमिनेटर कॉमन लेते हुए इसको ऐसे कर लीजिए और ये बन जाएगा आपका क्या, μ2 माइनस μ1, और माइनस के साथ इसको लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का μ3 और प्लस का μ2 हो जाएगा।
इस तरीके से आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं। यू विल गेट v इज इक्वल टू μ3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो μ3 इंटू आर अपॉन ये 2μ2 हो जाएगा, 2μ2 माइनस μ1 माइनस μ3। ओके, हमसे यही कहा गया था कि इसका नेचर ऐसा बना दीजिए कि डाइवर्जिंग नेचर का हो जाए। तो डाइवर्जिंग नेचर का मतलब है कि जो फाइनल इमेज आनी चाहिए वो मतलब फाइनल जो रेज अभी हम कैसे लेके चल रहे थे, हम ले रहे थे कि इंसिडेंट रेज जो आ रही थी वो ऐसे आ रही थी, तो अब ये डाइवर्ज करनी चाहिए। अगर ये डाइवर्ज करेंगी तो इनको पीछे बढ़ाने पे ही फाइनल इमेज मिलेगी। इसका मतलब v की वैल्यू जो आनी चाहिए वो निगेटिव आनी चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन है। तो v को यदि आप निगेटिव करना चाह रहे हैं, ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते आप, ये डिनोमिनेटर जो आपको दिख रहा है इसी में आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें करना क्या है, हम v लेस देन 0 करना चाहते हैं, तो कंडीशन हमें मिल जाएगी कि 2μ2 माइनस μ1 माइनस μ3 लेस देन 0, या फिर हम फाइनल कंडीशन लिख सकते हैं 2μ2 मस्ट बी लेस देन μ1 प्लस μ3, यही रिक्वायर्ड कंडीशन है। ओके, तो जो आपसे इसमें पूछा गया था ना, देखिए क्या कह रहे थे कि व्हाट शुड बी द कंडीशन और रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, तो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो इट वुड बी 2μ2 मस्ट बी लेस देन μ1 प्लस μ3। दैट्स द आंसर। थैंक यू वेरी मच।